इसके थोड़े से इस संबंध में तथ्यों पर जाएंगे। भ्रष्टाचार का मतलब यह होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण। जिसका आचरण भ्रष्ट हो, मतलब जिसका आचरण गिरा हुआ हो। यदि मेरे मित्रों को मेरी आवाज आ रही हो ना, तो एक बार हाथ से इशारा कर दें तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ठीक, क्लियर आवाज आ रही है जी। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है भ्रष्ट और आचरण, मतलब गिरा हुआ, निम्न आचरण। और ये हम सब जानते हैं ये बात कि हमारा देश आजादी के बाद से एक एक कानून बना, जिस कानून के तहत संचालित हो रहा है। और वो कानून हमारे यहां भारत के संविधान के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान का पहला शब्द, पहला अक्षर है कि हम भारत के लोग। भारत का संविधान यहीं से शुरू होता है, हम भारत के लोग, अर्थात हम लोग सरकार चुनते हैं। सरकार में एक स्पष्ट गाइडलाइन भी है। एक सरकार के बारे में कहा जाता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का। अर्थात जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार हमारे ऊपर गवर्न करती है, चलती है। और ऐसे सरकार जिसको हमने चुन के भेजा है, ऐसे सरकार से जो लोक सेवक हैं, जो जो शासकीय कर्मचारी हैं, वो संचालित होते हैं, चलते हैं। ऐसे शासकीय कर्मचारी हमसे गवर्न नहीं होते, हमसे डरते नहीं हैं, परंतु ऐसे लोग डरते हैं ऐसे नेताओं से जिनको हम चुनकर भेजते हैं। एक अजीब परिस्थिति है हमारे देश में कि भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? सरकारी सेवक, जिसको हम चुनकर सरकार में भेजते हैं सरकारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक आम आदमी नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार वही कर सकता है जो जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है सरकार को, सरकारी संस्थाओं को चलाने के लिए। जैसे सारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे यहां भारत का आजादी के काफी पहले से 1860 में एक कानून बना था, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में भ्रष्टाचार, लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है। धारा 21 जब आप देखेंगे ना, तो इसमें यह दिखता है कि लोक सेवक कौन है। लोक सेवक मतलब जनता के सेवक। इसमें लोक सेवकों के बारे में बताया, 12 बिंदुओं के संबंध में बताया गया, 12 बिंदुओं पर, कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना या हर आयुक्त, बल्कि मैं इसको और डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में जो 12 बिंदु दिए गए हैं, जो 1860 में लागू किए गए थे, ये 12 बिंदु यहां से निकालकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 में दिया गया है। चूंकि ये 1860 से ये कानून था, परंतु इस कानून के रहते हुए भी हमारे देश में भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसको कंट्रोल करने के लिए एक नया 1947 में भी एक भ्रष्टाचार से संबंधित कानून था, उसके बाद भी भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा था। तब हमारे देश ने बहुत सोच विचार कर संसद से पास करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पास किया। और उसके बाद इनका सोचना था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अभी रिसेंटली इसमें 2018 में एक नया संशोधन आ गया है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में मैं जो बातें सोचता हूं निजी रूप से, वो उस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार
मतलब केवल घूसखोरी नहीं, भ्रष्टाचार का मतलब एक लोक सेवक को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक उचित आचरण करें। आपके ऑफिस में यदि कोई आए और राशन कार्ड बनवाना चाहे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, या या आपके थाना में जाके कोई एफआईआर कराना चाहे, तो आपका आपका पदीय कर्तव्य है कि आम आदमी के इस सेवा को आप दें। लेकिन किसी ऑफिस में यदि आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं और आपसे वो पैसा मांगता है, तो पैसा मांगना तो किसी भी लोक सेवक का, किसी शासकीय कर्मचारी का अधिकार हो ही नहीं सकता। अगर वो पैसा मांगता है या आपको विधि संगत रीति से उस दिन काम पूरा नहीं करता है, लौटा देता है, यह भी भ्रष्टाचार की सीमा में है। और उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि आप किसी थाना में जाते हैं, थानेदार को कहते हैं कि मुझे संज्ञेय अपराध की सूचना मिली है, आप इस संबंध में एफआईआर दर्ज कीजिए। थानेदार आपके आवेदन को भी नहीं लेता और टाल मटोल कर आपको वापस कर देता है, डांट फटकार कर वापस कर देता है। ये स्थिति ये स्थिति भ्रष्टाचार के दायरे में आता है स्पष्ट रूप से। मैं एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा असुविधा हो रही है, मैं ईयरफोन को बदल लेता हूं। जी, अब क्लियर है आवाज? क्लियर है सर, क्लियर। जी क्लियर है। जी 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 जी। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले चलने चाहिए और होना ही चाहिए। अब हम लोग आते हैं भ्रष्टाचार के मूल तथ्य पर। भ्रष्टाचार समाज में क्यों फैलता है? अपराध, किसी भी प्रकार का अपराध समाज में क्यों होता है? जब जब अंधेरा होता है, मतलब जब चीजें दबी हुई छुपी हुई होती हैं, तब समाज में अपराध होता है। भ्रष्टाचार होगा जब पारदर्शी तरीके से सब कुछ चलने लगेगा, खुला खुला प्रकाश में सारे लोगों के बीच में जब होने लगेगा, तब भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का अपराध पर अंकुश लगेगा। देखिए, इसी कारण से मैं सभी भारतीय सिस्टम में, सरकारी संस्थाओं में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का पुरजोर समर्थक हूं। यदि कलेक्टर ऑफिस का कोई भी काम बहुत पारदर्शी तरीके से हो, आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो और आपको किसी ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में जाना ही ना पड़े, आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा दें और आरटीओ ऑफिस में और ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा करके ऑनलाइन ही यदि आपको मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरा ख्याल है भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। तो यदि हम लोग भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना चाहें, तो बेहद महत्वपूर्ण कानूनों में से ये कुछ कानून है, जैसे सूचना का अधिकार, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। आज हम लोग इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2C, महत्वपूर्ण धाराओं पर हम लोग बात करेंगे। धारा 2 ग में लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा असल में 12 बिंदुओं पर बताई गई है, लेकिन इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी मैं बात करूंगा कि लोक सेवक कौन होता है। कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, लोक सेवक है। वेतन लेता है या किसी भी प्रकार से पैसा प्राप्त करता है, वो लोक सेवक। दूसरा है कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकारी की सेवा या उसके वेतन पर है। एक व्यक्ति जो लोक
किसी संस्थाओं के कंट्रोल में है, उसके सेवा में है, या अथवा उससे वेतन ले रहा है, वो लोक सेवक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कोई न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि नहीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, लोक सेवक है। मैं कुछ धाराओं को छोड़ रहा हूं, आप चाहेंगे तो इसको पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक पद धारण करता है, जैसे विधायक, जैसे आपके पार्षद, या आपके ग्राम पंचायत का पंच, जो अगर सरकार से पैसा नहीं भी लेता है परंतु किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए एक पद धारण करता है, वह भी लोक सेवक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो किसी सेवा या आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञान को, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य हो, लोक सेवक है। इसको 12 बिंदुओं को मैं अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ के समझ सकते हैं। हम लोग इसमें अब बात करते हैं कि लोक सेवक मूलतः होता कौन है। लोक सेवक मतलब सरकार के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए एक पद धारण करता है, वेतन लेता है या सुख सुविधा लेता है, वो भी लोक सेवक है, चाहे वो एक दिन के लिए भी हो, वो लोक सेवक है। और भ्रष्टाचार जो है ये लोक सेवक ही कर सकते हैं, भ्रष्टाचार आम आदमी नहीं कर सकता। जैसे जैसे एमन बंजारा जी हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इनको सरकार ने किसी पद के निर्वहन के लिए नियुक्त नहीं किया हुआ है, ना ही इनके पास कोई ऐसा अधिकार है कि ये चाहें तो सरकार अपने आदेश, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सरकार पर दबाव निर्मित कर सकते हैं कि यह काम किया जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति, आम आदमी, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब भ्रष्टाचार के थोड़ी सी धाराओं में का अध्ययन करें हम लोग, तो देखिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जांच कैसे होती है। हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी में ये बात से परिचित हैं कि हमको अगर सूचना के अधिकार पर भ्रष्टाचार की एक सूचना मिलती है, सूचना का अधिकार पर हमने आवेदन लगाया और भ्रष्टाचार के संबंध में एक हमको सूचना प्राप्त हुई, तो इस सूचना को लेके हम कहां जाते हैं? थाना जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक और विकल्प है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार के संबंध में जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो, जैसे इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ऐसे इस तरह की संस्थाओं के सामने हम थाना में ना जाके ऐसी संस्थाओं के पास हमको जो सूचना के अधिकार पर भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी मिली है, इन संस्थाओं के पास जाएं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि ईमेल से भेजें, व्हाट्सएप से भेजें, डाक से भेजें और भेज दें उनको इस बात की सूचना दे दें कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि फला संस्था ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया है। और मैं अपने मित्रों से एक अनुरोध करूंगा कि जब भी कभी किसी को आप शिकायत करें, जैसे किसी भी थाने में भी अगर आप शिकायत करते हैं तो अपने शिकायत के साथ हमेशा एक शपथ पत्र जरूर जोड़ दें और उस शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख कर दें, मुझे सूचना के अधिकार से ये जानकारी प्राप्त हुई है, और उस जानकारी के संबंध में मोटा मोटा कुछ बात लिख दें
ये इस तारीख को प्राप्त हुआ है, इस संस्था से प्राप्त हुआ है, इस संस्था में 1 लाख या 10 लाख रुपए का गबन का या करप्शन का सूचना है ये, और चूंकि उस संस्था ने मुझे सूचना के अधिकार पर ये जानकारी दी है, इसलिए ये प्रमाणित दस्तावेज है और प्रमाणित जानकारी है। किसी भी संस्था में कभी भी अगर आप शिकायत करते हैं तो इस साथ एफिडेविट जरूर जोड़ दें। जब आप भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो या राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से, तो शिकायत करने के बाद यदि वो लोग, चूंकि भ्रष्टाचार के संबंध में जितने भी शिकायतें होती हैं ये सारी की सारी संज्ञेय अपराध होती हैं, तो संज्ञेय अपराध की सूचना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्ति का ललिता देवी वाले जजमेंट में कहना है कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। अब चूंकि आप संज्ञेय अपराध की सूचना दिए हैं और वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, आपराधिक अपराध, भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की जांच करने वाली संस्था, तो आपके पास, जैसे हम लोग 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वैसे अधिकार हो जाता है कि हम उस क्षेत्र के स्पेशल जज के पास जाएं। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आप देखेंगे कि इस तरह के अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं और जो इसी तरह के अपराधों पर विचारण करते हैं। लेकिन जैसे ये सेशन जज होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज 1 होते हैं, उनसे नीचे रैंक के जज होते हैं जो इस संबंध में जांच करते हैं। जैसे ही इस तरह की जांच आप आवेदन करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उस डिस्ट्रिक्ट जज के, उस स्पेशल जज के पास मजिस्ट्रेट के पास जो जांच करने का अधिकार होता है या जांच आदेश देने का जो अधिकार होता है, वो सारे अधिकार उस स्पेशल जज के पास चला जाता है। अब इस अधिनियम की धारा 3 में विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को जो मिली हुई है उसके बारे में है। इसके अलावा इसकी धारा 4 में विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले का उल्लेख है। आप पर समझ में आ जाएगा, कोई ये जटिल नहीं है। अब आता है विशेष न्यायाधीशों के द्वारा प्रक्रिया और उनकी शक्तियां। जैसा कि मैं अभी आपको बताया, विशेष न्यायाधीश किस प्रक्रिया का पालन करते हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो 3 स्थिति है। या तो विशेष न्यायाधीश उस भ्रष्टाचार के जांच करने वाली संस्था को आदेश कर सकते हैं कि आप इसमें जांच करें, एफआईआर लें। विशेष न्यायाधीश या तो आपकी शिकायत को अपने यहां ही रजिस्टर्ड कर लेते हैं और अपने यहां ही परिवार की तरह ट्रीट करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, या तीसरा विकल्प बचता है कि आपके शिकायत को डिसमिस कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस 3 के अलावा किसी भी विशेष न्यायाधीश के पास और कोई भी अधिकार नहीं होता। इसके बाद आता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। यदि किसी विशेष न्यायाधीश को यह लगता है कि यह मामला में बहुत ज्यादा ट्रायल करने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा ट्रायल में गवाहों को बुलाने का, दस्तावेजों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे दस्तावेज एथेंटिक दस्तावेज हैं, सूचना के अधिकार पर मिले हुए हैं, इसलिए वो संक्षिप्त विचारण करता है, आपका सुनता है और आपके केस, इस केस में जो आरोपी होता है उनका सुनते हैं और बहुत आसानी से सजा कर देता है। इसके बाद आता है धारा 7। धारा 7 महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। देखिए, धारा 7 इस अपराध का कहता है, इस अधिनियम का, कि लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोष का लिया जाना। मतलब यह होता है कि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसको जो वैध पारिश्रमिक मिलना चाहिए उसके अतिरिक्त कुछ लेता है।
मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी संस्था के पास जाते हैं, नगरीय निकाय में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना दो, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मान लीजिए 28 या 30 रुपए का चालान जमा करना होता है। यदि ये 30 रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का यदि चालान जमा करना है या 100 रुपए उनके यहां रसीद कटवाना है, 100 रुपए से ज्यादा यदि वो आपसे 101 रुपए मांगता है, तो ये वैध पारिश्रमिक से अलग पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी जो उसका जो जितना पैसा लेना चाहिए उससे वो 1 रुपया ज्यादा ले रहा है, तो ये भ्रष्ट आचरण की सीमा में आता है। और ऐसे लोक सेवक को इस अधिनियम के तहत दंडित कराया जा सकता है, दंडित होते हैं ये लोग। कुछ इस धारा की कुछ सीमाएं हैं। इसमें अगर घूस या घूस लेता है तो इस धारा के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। और अपराध होते हैं, इसमें यह कहा गया है कि रिश्वत लेने का प्रकरण एक, अगर आप नोट करना चाहें तो एक मामला, एक केस नोट कर सकते हैं, सोम प्रकाश विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत बढ़िया आदेश है ये। सोम प्रकाश विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1992, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट नेम, SC 665। अपने मित्रों को एक बात बताना चाहूंगा इस संबंध में मैं, कि कोई भी जजमेंट खोलने के पहले, मतलब अगर सर्च करना हो, खोजना हो सकता है मेरे कुछ मित्र न जानते हो ये बात, तो गूगल में जाइए। अभी जो ये बात मैं आपको बतला रहा था कि AIR, केवल गूगल में ये लिखना है AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, स्पेस देके 1992, फिर एक स्पेस देके SC सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट नेम इंग्लिश में, 665, ये पेज नंबर है 665। गूगल में इतना ही लिख देने से ये केस खुल जाता है। तो गूगल में केस, सुप्रीम कोर्ट का केस खोजने का एक अच्छा तरीका है। इस केस में यह कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रिश्वत लेने का प्रकरण संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर घूस मांग रहा है तो घूस मांगने का केस हर तरह के संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संदेह का लाभ हमेशा आरोपियों को मिलता है। जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको संदेह का लाभ मिलेगा। तो सभी तरह की चीजें संदेह से परे सिद्ध करना ही चाहिए। इसके बाद अपराध को सिद्ध करने का, रिश्वत या असंवैधानिक परितोष प्राप्त करने का, अपराध सिद्ध करने का प्रभार अभियोजन पक्ष के ऊपर निर्भर है। अपराधी को अपना प्रकरण संदेह से परे सिद्ध नहीं करना है। यह प्रभार अभियोजन पर है कि अपराध अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध हो। यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाल मुकुंद,
विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी, ये मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऑर्डर था। बाल मुकुंद विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी 1993, JLJ पेज नंबर 109। इस केस में कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि आप जो आरोप लगाएगा, यदि हम आरोप लगा रहे हैं कि 1 रुपया अमुक संस्थान ने हमसे ज्यादा लिया, तो यह सिद्ध करने का भार हमारे ऊपर है कि उसने 1 रुपया हमसे ज्यादा लिया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, दुष्प्रेरण करने वाले अपराधी शासकीय सेवक नहीं है तो दंड हेतु उसका विचारण शासकीय सेवक के साथ किया जा सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, AIR 1999, SC सुप्रीम कोर्ट 2556। इसमें बात कहा गया था, मान लीजिए इसे मैं एवं बंजारा जी का नाम लेकर उदाहरण दिया था। मान लीजिए कोई लोक सेवक एवं बंजारा जी के माध्यम से घूस लेता है। एवं बंजारा जी तो कोई लोक सेवक नहीं, इनको आप लोक दंडित कैसे करते हैं? लेकिन कोर्ट में का विचारण लोक सेवक ट्रायल इनके एक महत्वपूर्ण था। और मुझे लगता मिश्रा है जी आवाज कट रही है। कि समय हमारा करीब करीब हो रहा है, यदि मित्र और अनुमति दें तो धाराओं के बारे में बताऊं, चूंकि जरूर बताइए सर, बताइए। आगे की धाराओं के बारे में चर्चा करें या आगे की धाराओं जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा इस कल के कार्य में ले लें। मिश्रा जी, आपकी आवाज कट रही। संबंध में प्रश्न मिश्रा जी, पूर्ण होगा मित्रों का। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी बताएं, आवाज कुछ समझ में आ नहीं रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। जी बताएं। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है मिश्रा जी, इस एक्ट के अंदर मैंने बहुत सारी कंप्लेंट की है। जी। मैंने सारा एक्ट पढ़ा हुआ है और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती प्रश्न है। उत्तर ले लेते हैं जी। हाँ, 5 मिनट मेरे को भी जी देना, मैं आपको बताऊंगा जी। ऐसे भी जी ये जो जी कार्यक्रम है, इसमें अभी ये सेशन जो है 40 मिनट होने वाले हैं। कभी भी एक बार ये रीस्टार्ट करना पड़ सकता है एक हमें। मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया हाँ, जी। बोलिए 40 बोलिए। मिनट। मैं जी इसको कंटिन्यू करके और बल्कि प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कल डिटेल में इस संबंध में और जो धाराएं बच जा रही हैं उनको करेंगे। वो महत्वपूर्ण धाराएं हैं और उसको मैं विस्तार से प्रकाश डालना चाह रहा हूं इस पर। जी तो जैसा आप कुछ कहेंगे सर। प्रश्न अगर मित्र पूछना चाहें। मिश्रा जी, जी हेलो जी ठकराल साहब बोलिए। जी प्रश्न कर ले मित्र। मेरी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है ठकराल जी, बोलिए। हाँ, जी इस एक्ट के अंदर मान लो हम आरटी एक्टिविस्ट हैं, हम किसी की जी भी कंप्लेंट करेंगे, आप सोचोगे ना कोई जाने दीजिए। जी जी सर। सबको म्यूट कर दीजिए जरा।
सर मेरे दो छोटे सवाल हैं, अगर आप इजाजत दे तो। सर ठकराल साहब के बाद आप ही बोलिएगा। ठीक है जी। जी। ठकराल जी की आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करें। जी जी। हाँ जी, अब मित्र आवाज आ रही कुछ है सभी जी। प्रश्न मित्र पूछ रहे अपना थे। अनम्यूट कर ले जिन्हें नहीं बोला गया है, प्लीज। आवाज आवाज आ रही है अब जी। हाँ जी जी, आ रही बताएं। है, बोलिए। सर जैसे हम आरटी एक्टिविस्ट हैं, अब हमसे कोई भी लोक सेवक है वो कभी भी रिश्वत नहीं मांगेगा। इस एक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जी आपने कोई ट्रैप केस करवाना है तो विजिलेंस वाले डायरेक्ट उसको पकड़ लेंगे। लेकिन मान लो कोई दूसरे सेक्शन से रिलेटेड केस है, जैसे सपोज करो आपके एरिया के अंदर जो फूड सप्लाई वाले हैं वो गवर्न कर रहे हैं राशन का, या डिपो होल्डर वाले गवर्न कर रहे हैं राशन का फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर, या वो जो लाइसेंस दे रहे हैं डिपो होल्डर को वो गलत तरीके से दे रहे हैं, जिनको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे, किसी और को दे रहे हैं। तो इस तरह की शिकायत भी इस एक्ट के अंदर फाल करती है। इस एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है भी रिश्वत देना और लेना ही अपराध है। कोई भी लोक सेवक पद का दुरुपयोग करके किसी को पैक्नरी एडवांटेज देता है या खुद पैक्नरी एडवांटेज लेता है, वो भी रिश्वत के अंदर ये अपराध है। या वो आमदन से ज्यादा अपनी संपत्ति बना लेता है। जैसे आपको लगता है आपके एरिया के अंदर जो लोक सेवक काम कर रहा है उसके पास कम से कम 10-12 उसने प्रॉपर्टी बना ली है, तो वो भी रिश्वत के अंदर है। अब ऐसे लोगों की शिकायत कैसे करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जाओगे, जब ऐसे लोगों की शिकायत करोगे तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की शिकायत को खुद इंक्वायर नहीं करेगा। ये मेरे साथ एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। वो क्या करते हैं, उस शिकायत को उस कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको बोलते हैं पेरेंट डिपार्टमेंट। जैसे मान लो आपने कंप्लेंट करनी है किसी एफसीआई के कर्मचारी की, तो वो उस एफसीआई के डिपार्टमेंट को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे भी इसकी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दो। अब वो डिपार्टमेंट उसकी सही इंक्वायरी करेगा ही नहीं, तो उसके बाद आप विजिलेंस के पास दोबारा नहीं जा सकते, फिर आपके पास कोर्ट में ही जाने का एकमात्र ऑप्शन है। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले आप विजिलेंस के पास ना जाओ, क्योंकि आपने वो वाला ऑप्शन यूज कर लिया ना, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर सरकार ने नियुक्त किया हुआ है, CVO। आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, शायद उसके ऊपर भी मेंशन होगा अभी इस डिपार्टमेंट का CVO कौन है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। आपने कंप्लेंट करनी है पहले डिपार्टमेंट में, ताकि विजिलेंस के थ्रू डिपार्टमेंट में कंप्लेंट ना वापस ना आए। तो आपने कंप्लेंट करनी है सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पास। अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर क्या करेगा, क्योंकि उन्हीं का आदमी है, कार्रवाई तो करनी नहीं, तो वो कंप्लेंट को हो सकता है डिस्पोज कर दे। जब वो डिस्पोज कर देगा फिर आप वही सारे फैक्ट लेके विजिलेंस डिपार्टमेंट सर उनको की थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे को इंक्वायरी में इन्वॉल्व नहीं किया या मेरे जो एविडेंस है उसको इंक्लूड नहीं किया, ऐसे एलिगेशन लगा के आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर दोगे। अब वो पेरेंट डिपार्टमेंट को आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उस डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद वो डिपार्टमेंट खुद ही इंक्वायरी करेगा। जब विजिलेंस इंक्वायरी करेगा तो मान के चलो भी जो भी लोक सेवक है उसकी ऐसी तैसी तो हो ही जानी है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करानी उनके लिए इजी है, क्योंकि उनके सारे पैसे ऊपर तक जाते हैं। लेकिन जब विजिलेंस डिपार्टमेंट मतलब कि थर्ड एजेंसी इंक्वायरी करती है तो उसकी नेचुरली मुश्किलें भी बढ़ती है, फिर विजिलेंस वाले ऐसे छोड़ते भी नहीं जल्दी से। अथॉरिटीज
स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नर के ऑर्डर से बिना उसको किया जा सकता। तो ऐसे अधिकारी की इस विजिलेंस एक्ट के अंदर, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 19, सेक्शन 19 के तहत पहले आपने सैंक्शन मांगनी है कि मैं इस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करना चाहता हूं, मुझे सैंक्शन दी जाए। मान लो आपके पास ये सैंक्शन नहीं है ना, आप कोर्ट में चले गए, आपका सारा केस ही खत्म हो जाएगा। 2 साल आप केस लड़ते रहोगे, लास्ट में जज ऑर्डर देगा कि आपने सैंक्शन नहीं ली थी, इसलिए केस डिसमिस किया जाता है। तो लेकिन सबसे पहले आपने उस अधिकारी की, जी यदि वो ठकराल साहब, हाँ जी, हाँ जी, ठकराल साहब, इसके ऊपर हम लोग अच्छा बात कर लीजिए। हम लोग कल रखे हैं इसको विस्तार से बात करने के लिए, धारा एक्चुअली 19 ठकराल के साहब से भी संबंध मैं में। यही बोलना चाहता हूँ कि सर अभी ये जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय है, इसमें पूरी बातें अभी मिश्रा जी ने रखी नहीं है। क्योंकि पूरी बातें रखी नहीं ठीक है, है मेरे को पता तो नहीं जो था अभी अपन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, जब तक हम पूरी ठीक है, बातों को समझ ना लें, जब तक उन पूरी टॉपिक्स, ये क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स ठीक का है, इस्तेमाल हमको कैसे करना है वो हम जब कानून को समझेंगे थोड़ा बेसिक उसका, तो उसके बाद चलो उसका फायदा दिखेगा। हाँ, वो मैं फिर कल ये बताऊंगा, मेरे को पता नहीं था 2 कल भी दिवसीय है। बताएंगे, आप चाहेंगे ये कल तो हम इस पर एक अलग से टॉपिक भी रख सकते हैं। हम सभी नहीं मित्र नहीं, एक साथ मिलकर ही हमको काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा 1 दिवसीय है, मैंने 2 दिवसीय जी नहीं जी समझा बहुत था। बढ़िया जी, सर। और जी किसी जी मित्र को ठकराल कोई जी, प्रश्न यदि गोयल होना साहब आप अभी बोलिए। तक में, मैं थोड़ा सा, मैं अशोक गोयल जी बोलिए। निवेदन करूं। जी बताएं, जी सर, पालीवाल जी जी। गोयल जी बोलिए। पालीवाल जी उसके बाद ले लेते हैं सर, उनका पहले से था। अच्छा गोयल जी। जी सर, आपने बड़ी एक अच्छी सूचना दी। एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपने कहा कि सारी चीजें अगर ऑनलाइन हो जाएंगी तो सुविधा हो जाएगी। देखिए, हम लोग जो 60 पार कर गए, हम ऑनलाइन चीजों को ठीक से समझते नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में झमेले बहुत हैं, चीजें अपलोड करने में, फोटो अपलोड करने में, पीडीएफ अपलोड करने में कई बार 3-3 घंटे बीत जाते हैं। अब लर्निंग लाइसेंस की फीस जो ऑफलाइन की थी, कागज भरना था, किसी भी मैं व्यक्ति की मदद लेके कागज भरवा लूं, उसकी 30 रुपए मात्र फीस थी। अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई करता हूं तो फीस 500 रुपए कर दी और मेरे 2.5 से 3 घंटे डॉक्यूमेंट डालने में लग जाती है। ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है। जो सवाल मैंने आपसे पूछना था, आपने कहा अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि इस बात को सिद्ध करे कि भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, मैं समझता हूं वो भी साक्ष्य के रूप में काफी होने चाहिए। मान लीजिए मेरी फाइल लंबे समय से लंबित है, मैं आरटीआई लगाता हूं, मेरे को सूचना दी जाती है जी हमें समय नहीं मिला। उसमें लिखा हुआ है कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए कि हमें समय नहीं मिला। तो मैं समझता हूं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। और ये कोई सरकारी कर्मचारी, बड़ा अधिकारी ये कहे कि हम ये काम नहीं कर पाए क्योंकि हमें समय नहीं मिला, तो एक प्रकार का ये भ्रष्टाचार है, कहें। जी जी अशोक जी, मेरा अनुरोध है इसमें ना, हेलो, हाँ सर, आवाज आ आवाज रही है, आ रही है बोलिए। अशोक जी? हाँ हाँ सर, आ रही है। अशोक जी जैसा कह रहे हैं ना, एक तो पहला बात बता दिए कि हम 60 से ऊपर के हो गए, तो हमको ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन एक बार अशोक जी अगर आप समझ जाएंगे ना, तो ये जो कागज में भरने वाला सिस्टम है ना, इसको आप भूल जाएंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 3 घंटा नहीं लगता। और मैं भी करीब करीब आपके उम्र का हूं, करीब करीब नहीं, थोड़ा छोटा और, लेकिन मुझे लगता है ना कि इतना डिफिकल्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक की। खैर, आप जो बता रहे थे कि हम, हमारी जिम्मेदारी है, जो शिकायत करता है या राज्य सरकार या हम, शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी है कि हम संदेह से परे उस बात को सिद्ध करें। जैसे हम सूचना के अधिकार पर आवेदन लगाते हैं कि हमारे फाइल को आपने इतने दिनों तक क्यों दबा के रखा है, या हम, हमारे फाइल पर आपने क्या क्या कार्रवाई की, वहां से लिख के आता है कि हमारे पास समय नहीं मिला। ये सच है कि उसको समय नहीं मिला, इसने हमारे फाइल पर जो उचित टिप लिखना था, जो कार्रवाई करनी थी, उसने नहीं किया। लेकिन इस बात पर हम उसको नेग्लिजेंसी कह सकते हैं कि वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह है। परंतु इसमें भ्रष्टाचार हुआ,
इसको अगर हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट उसको दंडित नहीं करेगी। तो हमको संदेह से परे यह सिद्ध करना चाहिए कि हम आपके ऑफिस में 1 तारीख को, 5 तारीख को, 20 तारीख को, 26 तारीख को, फिर 3 तारीख को अगले महीने, ऐसे करके हम 20 बार आपके ऑफिस में गए। 20 बार आपने हमको कहा कि ये फॉर्म जमा करिए, ये फॉर्म जमा करिए, ये कागज जमा करिए, और आप हमको हर बार ये कहते रहे कि कागज जमा करिए। कुछ अनावश्यक कागज भी आप हमसे जमा कराते रहे जिसकी इसमें आवश्यकता नहीं थी, आप जमा कराए। चूंकि आपने मुझसे घूस मांगा और मैंने आपको नहीं दिया, इसलिए आपने ये अनावश्यक दस्तावेज मुझसे जमा कराए। अगर 20 बार जाने के बाद भी यदि आप हमारा कागज को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि उसने इतने कागज जमा कराने के बाद भी आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। इसी क्रम में चूंकि हमारे अग्रज हैं अशोक गोयल साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस संबंध में कि जब भी कभी हमारे मित्र किसी ऑफिस में जाएं, किसी भी काम से, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा किसी काम के लिए जाएं, तो कभी किसी अधिकारी से मौखिक बोलकर ना आए। यदि आप मौखिक बोले हैं तो उसी ऑफिस से 2 पेज सादा लीजिए, उसमें कार्बन लगाइए। बेहतर होगा कि आप पेज और कार्बन घर से लेके जाइए, उसमें कार्बन लगाइए और उसमें एप्लीकेशन लिखिए उसी अधिकारी को बाय नेम, जैसे महेंद्र गुप्ता जी हैं, मैं इनके ऑफिस में जाऊं तो ये लिखूं कि समक्ष महेंद्र गुप्ता जी और आपके विभाग का नाम और विषय, जो विषय जिस पर हम लिखना चाह रहे हैं, और संदर्भ नीचे लिखें कि आपसे मौखिक आग्रह किया है, उसी का लिखित आग्रह, और उसके बाद लिख दे कि मैं आपके समक्ष इस तारीख को इतना बज के इतना मिनट पर उपस्थित हुआ और मैंने मौखिक रूप से आपसे आग्रह किया कि आप कृपया मेरा ये फाइल, जिसको मैं आज 20वीं बार आपके ऑफिस में आ रहा हूं, इस पर उचित स्टेप लें उचित कार्रवाई हेतु। और अंत में ये जरूर लिखें कि ये आवेदन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि मौके पर मैं न्यायालय में इस आवेदन को पेश कर आपकी लापरवाही बता पाऊं। ऐसा हर आवेदन में लिखिए, और ये लिखिए जैसे ही महेंद्र गुप्ता जी को ये एड्रेस करके आप आवेदन लिखेंगे, वैसे ही आप देखेंगे निश्चित उनको बाय नेम जाएगा, महेंद्र गुप्ता जी के नाम से जाएगा, तो महेंद्र गुप्ता जी के पास से टेबल में जाएगा ही और उसको पढ़ेंगे ही, और उनको लिखना पड़ेगा साइन करके उसमें के सीन। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई में ये तरीका बहुत कारगर है। किसी भी ऑफिस में जाएं तो आप मौखिक निवेदन करें, उसी निवेदन को एक कागज में लिखें और कागज में लिख के छोड़ के आए। जिस अधिकारी से आपने मौखिक निवेदन किया है, उस अधिकारी से जितने देर तक आपने मौखिक निवेदन किया उतने समय का भी उल्लेख करें, और ये करके आप छोड़ के आए। मेरा ख्याल है ना, हमारे गोयल साहब जो कह रहे हैं ना कि जो हमको ये हम ही को सिद्ध करना है कोर्ट में कि उसने ये अपराध किया, ये सिद्ध तब कर पाएंगे जब हम 20 बार उसके ऑफिस में जाते हैं और 20 बार एक आवेदन छोड़ के आते हैं, और वो आवेदन का रिसीव छोड़ के मतलब नहीं, उसके डिस्पैच में वो आवेदन देकर उसका रिसीव लेके आते हैं। हम कोर्ट जब जाते हैं बताते हैं कि साहब हम 20 बार गए और ये देखिए 20 बार हमने लिखा और 20 बार भी उस अधिकारी ने कुछ काम नहीं किया। कितना भी घटिया से घटिया बड़ा अधिकारी होगा या कोई भी कोर्ट होगा, निश्चित इस बात पर विचार करेगा और ये करप्शन के हित में होगा, करप्शन के खिलाफ होगा। जी, और कोई प्रश्न बच गया हो तो अलीवाल जी। सर जी सर मेरी निवेदन ये है, 2003 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा थी। हेलो जी, हाँ पालीवाल जी बोलिए। पालीवाल जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, आवाज थोड़ा माइक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ पालीवाल जी बताएं प्रश्न। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से हेडमास्टर की परीक्षा हुई सर, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट में RPSC ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरे खिलाफ ये फैक्ट पेश किया कि हमने इनके खिलाफ 2 एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है।
बाद में सूचना के अधिकार के तहत जब मैंने उन एक्सपर्ट कमेटीज के बारे में जानकारी चाहिए तो पता चला कि वो एक्सपर्ट कमेटीज बनी ही नहीं थी। और माननीय अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटीज को भरोसा करते हुए, उनको अपने जजमेंट में कोर्ट करते हुए मेरे खिलाफ वो केस डिसाइड कर दिया। आरपीएफटी की एसएलपी अलाउ कर दी और जो डिवीजन बेंच का जो केस मेरे पक्ष में था उसको सेट असाइड कर दिया। बाद में फिर मैंने हाई कोर्ट में अभी एक पिटीशन लगाई 2017 में। मैंने कहा सर देखिए ये झूठा फैक्ट लेकर के इन्होंने झूठा फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। और फिर एक जजमेंट था एवी पपाया शास्त्री के नाम से। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अगर कोई झूठे फैक्ट के आधार पर, फ्रॉड के आधार पर कोई जजमेंट ऑब्टेन करता है तो ऐसा जजमेंट ही नहीं माना जाएगा और इस जजमेंट को नलिटी एंड नॉन यूज इन द आई ऑफ लॉ ट्रीट किया जाएगा। मैंने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा कि ये जजमेंट फ्रॉड के आधार पर ऑब्टेन किया गया है, इसी जजमेंट को रद्द किया जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको ये बात उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई जानी चाहिए थी। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने कहा साहब उस समय मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे तो बाद में आरटीआई से जब मेरे पास सूचना आई तो मुझे पता चला है कि ये एक्सपर्ट कमेटी एक्सिस्टेंस में ही नहीं थी, ऐसी एक्सपर्ट कमेटी ही नहीं थी। कोर्ट ने मुझसे मना कर दिया। और हाँ, जजमेंट के खिलाफ मिश्रा जी आपको आवाज पूरी समझ में आ रही है? पालीवाल जी एक मिनट। समझ में नहीं आ रही है क्या आवाज? जी पालीवाल जी मैं आपको नंबर दे दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई जरूरी विषय बताना चाह रहे हैं। आपका विषय बहुत जरूरी था लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई जो मित्र जो जरूरी विषय संगत कोई सवाल करना चाहे वो अपना हैंड राइज करें या बताएं। कोई मित्र अगर विषय संगत कोई सवाल करना चाहे तो वो बताएं। हाँ सर मेरा एक सवाल है। जी जी बोलिए। जी बताएं। सर मेरा प्रकरण अभी चल रहा है और उसमें मेरे एक ही अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ने मुझसे मेरे प्रकरण जो करीब 8-10 लाख रुपए लेना है, क्रमोन्नति पदोन्नति 6वां 7वां वेतनमान का 2017 में मैंने आवेदन दिया था और उनने बोला था कि आप इतना इतना मुझे पैसा दीजिए, 50,000 की उनने मांग किया था। और अभी तक वो फिर 3 साल बाद जब मैंने आरटीआई तमाम कमिश्नर कलेक्टर को और मध्य प्रदेश शासन को जब लेटर लिख के सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की तो 4-7 बार मेरा फिक्सेशन करके उसने भेजा है। तो क्या ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत में हम केस दायर कर सकते हैं, इंक्वायरी और उसको सस्पेंड करा सकते हैं? मिश्रा जी जी थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए ना, स्पष्ट समझ में नहीं आया, आवाज कट कट आ रहा है। जी हाँ सर मेरा एक सवाल है मिश्रा जी से। 1 मिनट सर। जी हाँ मिश्रा जी एक बार छोटे शॉर्ट में बताइए कि क्या चीज है आपका मामला। जी जी सर एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सर आप आवाज बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं? जी जी सर जी थोड़ा शॉर्ट में बताएं किस विभाग में हैं आप? सर डेयरी विभाग में दुग्ध महासंघ से संबंधित है। जी जी बताएं। इसमें 2017 में मैंने आवेदन दिया था कि मेरे प्रकरण पे निवारण किया जाए मेरे प्रकरण का, और तो मुझे क्रमोन्नति पदोन्नति 6वां 7वां वेतनमान दिया जाए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसके तहत। तो वो 2017 से मामला पेंडिंग रखा गया और उस अधिकारी ने मुझसे 50,000 रुपए की डिमांड की थी मुझसे। तो अब वो हालांकि देन लेन हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल करके पूछा था और बोला था कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं आपके प्रकरण का सब निराकरण कर दूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए अब? जी भ्रष्टाचार लेकिन लेन देन नहीं हुआ है सर। जी अच्छा लेन देन नहीं ठीक है। मैं श्याम जी। जी सर। यदि आप हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं जैसा समझ पा रहा हूं कि हाईकोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, 6वां 7वां वेतनमान वो आपका नहीं हुआ है। जी जी नहीं दे रहे हैं, बहुत आसानी से कंटेम्प्ट फाइल हो जाएगा। आप कंटेम्प्ट हाईकोर्ट में फाइल करिए। जब कोर्ट
चल रहा अपने है यहाँ बुलाएगी ना, जी। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंटेम्प्ट में कुछ ना कुछ स्टेज हो जाएगा। जो महेंद्र कोर्ट में गुप्ता जब जी। बुलाए जाएंगे, कोर्ट में खड़े। जी जी ठीक है। इंद्रजीत जी, आपका जी कोई बताएं। सवाल है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल है। जी पूछिए इंद्रजीत जी, सवाल करिए। मेरा भाई जी सभी मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा आज क्योंकि आज भ्रष्टाचार के ऊपर सारा है, तो मेरा भी एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, कोर्ट में निलंबित है। तो आई है इंद्रजीत जी, आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही नहीं, है? कट रहा है जी। अभी अभी बोलिए सर, अभी आ रही है, अब बोलिए, सर, जैसे थोड़ा जोर से ही बोलिए। जैसा कि आज भ्रष्टाचार के ऊपर चल रहा है हमारा टॉपिक, तो मेरा एक भ्रष्टाचार के ऊपर के लिए कुछ सवाल है। और मिश्रा जी सुन रहे हैं, गोयल जी सुन रहे हैं, आप सभी साथी सुन रहे हैं, और इसमें एडवोकेट साहब भी हैं। तो मेरे को आप एक मदद चाहिए कि मैंने जो केस फाइल किए हुए हैं, उसमें एक मेरा केस ऐसा है जिसमें 3 ऑफिसर बहुत ही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उसकी एविडेंस आई है। एविडेंस आपके पास अवेलेबल है? हाँ, उसमें उसमें 319 की एप्लीकेशन लगवाई है। अभी मेरे को आपके पास, जिसके पास भी 319 के संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट हो, वो मेरे को दीजिए। वो 3, जैसे कि कल गोयल जी ने बताया था कि जब भी आप कोर्ट में जाएं, तो जहां भी जाएं, तो वहां पर 8-10 एविडेंस आप लेके जाएं, तो आपका बहुत उपयोग प्रभाव पड़ता है। मेरे को कम से कम 3-4 अथॉरिटी ऐसी चाहिए जो 319 के ऊपर बहुत सुपर हो, जो 120B में भी आती है, और 409 वगैरह भ्रष्टाचार के ऊपर हो। वो अगर हो तो मेरे को दीजिए जी। मिश्रा जी, आप सुने हैं इन्होंने मतलब कुछ साइटेशंस की डिमांड की है ताकि उनको हेल्प हो, इनके पास साक्ष्य है। क्या हम इन पे कुछ मदद कर पाएंगे? 319 के ऊपर 319 के ऊपर एक आध दिन बाद, ये पूरा कार्यक्रम 2 दिन का होने के बाद ना, ये फोन करेंगे तो हम बता देंगे। इंद्रजीत जी, आपको ये सहायता मिल जाएगी, पर कुछ समय आपको देना होगा कार्यक्रम के उपरांत। असल में ना फोन करेंगे ना, ये हाँ, ये क्लियर आवाज भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फोन पर बात बता देंगे। ठीक है मिश्रा जी। गुप्ता जी। हरिवीर सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है? हरिवीर सिंह जी, प्रश्न पूछें। महेंद्र गुप्ता जी, पूछिए अपना प्रश्न। हरिवीर जी रुकिए एक मिनट, महेंद्र गुप्ता जी पूछिए प्रश्न। सर, महेंद्र गुप्ता मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, कि भ्रष्टाचार निवारण जो कार्यालय होते हैं, जिसको हमारे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त बोलते हैं, तो इनमें जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण चल रहे हैं, उनको करीब करीब 5-5 साल, 6-6 साल हो गए और चालान पेश नहीं हुए। तो इसके लिए चालान पेश करवाने के लिए ऐसी धारा कौन सी है जिसमें प्रकरण तुरंत जल्दी सुनवाई की जाए? क्योंकि 5-5 साल मेरे द्वारा कम से कम 5 केस लोकायुक्त में प्रेप करवाए गए हैं, बाकी किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, वो अभी तक चालान भी नहीं पेश हुए। तो इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दे कि किस धारा में उनको मैं अवगत कराऊं और वो प्रकरण जल्दी से चालू करे, क्योंकि वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। जी 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 जी, महेंद्र गुप्ता जी ठीक बोल रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में ये स्थिति बहुत खराब है। लोकायुक्त छापा मारती है, करोड़ों रुपए का संपत्ति मिलता है इनके पास में। अधिकारी कर्मचारी बाबू और चपरासी के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलती है, परंतु मध्य प्रदेश का एक रिकॉर्ड रहा है कि मध्य प्रदेश इस संबंध में चालान कोर्ट में पेश नहीं करती और लटका के रखती है। लटकाना ही नहीं है, इसके अलावा क्या करती है वो कि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में छापे बहुत पड़ते हैं, जब्त होता है, परंतु कन्विक्शन, सजा का जो दर है वो बहुत कम है। मेरा ख्याल है यदि आप सक्षम हो, यदि ना भी हो तो भी थोड़ा सा देश हित में आप इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में के आसपास यदि आप आते हो तो जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगा सकते हैं। सर, मेरी जनहित याचिकाएं भी लगी हुई है। इस संबंध में जनहित याचिका आप ये लगाएं कि लोग आप अपना प्रकरण ही मत दें,
दूसरे प्रकरणों का उल्लेख करके भी कि 100 एक साल में 100 छापे पड़े, परंतु देखिए 3-3, 4-4 साल से इसमें चालान पेश नहीं हुआ। करप्शन रिलेटेड मामलों में सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि इस तरह के मामलों को देर नहीं करना चाहिए, परंतु ये लोग चालान पेश करते ही नहीं सरकार, इसलिए अनावश्यक देरी होती है इसमें। सर मेरे जो प्रकरण है 2018 की धारा 7 के अंतर्गत ये रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त से ट्रेप करवाए हुए हैं। मतलब किसी अधिकारी को रिश्वत, जिसको हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाए हुए हैं। मेरे 5 केस इसी प्रकार के हैं। जी, बहुत अच्छा। तो अब चाहे आप तो अगर PIL नहीं कर सकते, आप जनहित याचिका नहीं लगा सक रहे हैं, तो एक सिंपल हाईकोर्ट में रिट लगा दीजिए। नहीं, मैंने 2 की तो जनहित याचिका भी लगाई हुई है। बहुत अच्छा। आप चाहें तो इसमें रिट लगा सकते हैं, केवल अपने ही 5 केसों का उल्लेख करके कि मैंने 5 केस किए हैं, इसमें अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, तो हाईकोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगा। जी, क्योंकि बाकी जो दूसरे केस है उनमें तो कुछ लोगों को सजाएं हो गए और घर भी जा चुके हैं। जी, बहुत बढ़िया। महेंद्र गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया काम किया सर। अच्छा काम। हरिवीर सिंह चौहान जी शिवपुरी से सवाल करें। नहीं, आप सवाल नहीं है सर, भ्रष्टाचार। कहें सर, कहें सर। अरे आज सवाल नहीं है सर। अच्छा, और कोई मित्र जो सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। क्रांति जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ मौर्य जी, प्रश्न करें। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने सूरत के अंदर में, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। सूरत के अंदर में जो महानगर पालिका के PA हैं, वो प्रश्न करें, बोलिए। वो मुझे फंसाने के लिए अधिकारी को मतलब कह रहे थे, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, उसकी मैंने फरियाद किया पुलिस स्टेशन के अंदर में, तो कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसकी जानकारी फिर मैंने अपना म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर को भी दिया है मेल के थ्रू में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है उसके ऊपर में। जी क्रांति जी। जी सर। जी, अगर आप पुलिस स्टेशन में दिए हैं शिकायत और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप 154(3) में SP को दीजिए। CRPC की धारा 154(3) में SP को दीजिए, वहां से भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में आवेदन लगाइए, वहां से कार्रवाई होगी। ठीक है। और कोई मित्र के पास कोई प्रश्न? समाप्त करें इसको। अगर कोई मित्र के पास प्रश्न ना हो, क्योंकि कल भी चलेगा ये प्रोग्राम, तो हम इसमें जारी रख सकते हैं। अशोक गोयल जी ने अनम्यूट किया है, प्लीज बोलिए सर। छोटा सा एक निवेदन है ये। जी सर, प्लीज। जी, आज के एक्सपर्ट है, उन्होंने जो बताया कि फलानी धारा में या फलानी धारा में हम यहाँ पर चीजें आप ग्रुप में लिख के डाल दें, क्योंकि इस समय क्या होता है, हम फोन हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं, हमारी पूरी कंसंट्रेशन होती है बात विस्तार से समझ लें। अगर हम उस टाइम पॉइंट्स नोट करेंगे तो सारी बात हमारी जो समझने की है वो रह जाती है। तो मेरा निवेदन है कि जितना भी आप रिकलेक्ट कर पाए, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं कि मजिस्ट्रेट के पास या कहाँ लगाएं, या महेंद्र गुप्ता जी को बताया कि लोकायुक्त में जी 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 गोयल जी, मैं राज मिश्रा जी। जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई बात आप हमारे तो इसलिए मैं चाहता कि जो भी आपने आज बातें ढेर सारी बताई हैं, 10-15 मिनट लगा के उसको एक बार रिकलेक्ट करके फलानी फलानी धारा फलानी फलानी जगह, ये आपने एक बहुत महेंद्र गुप्ता जी ने शायद बड़ी अच्छी बात बताई कि सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करें, ताकि वो जब बड़े डिपार्टमेंट में जाए तो वहां पर चिट्ठी आपकी ना जाए। तो इस तरह के पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा सा लिख पाए कहीं पर और ग्रुप में डाल दें तो सबकी बड़ी मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल कोशिश करेंगे गोयल जी। ऐसे भी आज मौर्य जी ने हमारे साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग में हेल्प में सहायता की है, हो सकेगा तो हम इसको यूट्यूब में अपलोड करके डाल ही देंगे। सर पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन चालू है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है और ये अपलोड हो रहा है ना सर? ये कार्यक्रम यूट्यूब में भी चल रहा है? हाँ सर, यूट्यूब पे चल रहा है, लाइव चालू चल रहा है। बहुत अच्छा, किस मित्र ने किया है? जी सुरेश मौर्य जी, जिनसे अभी बात हो रही है सर। जी सर, यूट्यूब
यूट्यूब का लिंक ग्रुप पे डाल दें ताकि हम उसको बिल्कुल सर, बिल्कुल। डाल दे रहा हूँ सर अभी। है इसको लाइव। धन्यवाद। हाँ, सुरेश मौर्य जी एक गुजरात से हैं, बहुत ये क्रांति के नाम से अखबार निकालते हैं और ये इन्होंने सहायता की, इसीलिए मैंने सबसे पहले आज साधुवाद इन्हीं का किया था। वासु जी वसुदेव कुंडकम से आंध्र प्रदेश से हैं, ये भी लोक सेवा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। कोई प्रश्न है वासु जी आपका? सर जी बोलिए प्रश्न सर वासु जी। हाँ, अभी मिश्रा जी बताए थे कि ऑनलाइन जो आवेदन भरते हैं, जैसे कोई भी चीज के लिए हो, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाता है कि उसमें डैशबोर्ड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंसेस है, एक केएसपी से मिलता है। एक केएसपी से हम लोग क्या है जेडएसपी में पहले आवेदन करते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जो केएसपी साइट में जाके करते हैं, पहले जेडएसपी जिला सैनिक बोर्ड जो होता है वो क्या करते हैं, वो उनके डैशबोर्ड पे आ जाता है, वो उसको फिर फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं होता है जिला सैनिक बोर्ड वाले वेरिफिकेशन के लिए फिर आने के लिए बोलते हैं। जब वहां जाते हैं तो ऑटोमेटिकली करप्शन का बात आ जाता है, मतलब इतना पैसे दे दो वगैरह वगैरह करके, या उनके बाहर जो है जिला विशेष होते हैं वहां से हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आप ये दे दो तो फॉरवर्ड करा देंगे, ऐसे बात आ जाता है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे केएसबी वहां भी वेबसाइट में होता है कि फॉरवर्ड ऑलरेडी रिकमेंडेड करके बोलते हैं, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं आया था, तो उसके लिए क्या करना है? ये मेरे अकेले की बात नहीं है, काफी लोग उसके बोल रहे हैं, तो उसको क्या करना है? थैंक यू जी। जी मैं थोड़ा सा प्रश्न एक बार और पूछेंगे प्लीज सर। अभी जो थोड़ी बोलने की स्पीड है, धीरे करिए तो आवाज आएगी। अच्छा, जो ऑनलाइन जो होता है, मान लीजिए आपने पहले बताया था कि ऑनलाइन काम होने से करप्शन का घट जाता है, तो उसमें उसके रिलेटेड जो मैं बोल रहा हूँ, जो केएसपी केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक आता है तो आवाज कट जा रही है और कट जा रही है। नो प्रॉब्लम सर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देवेंद्र जी से बात करूंगा इसी विषय में, बाद में ये हो जाएगा। जी जी, आपका प्रश्न आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं कल आपका प्रश्न जो है कल क्लियर करवा दूंगा। कल भी इसी सब्जेक्ट पर ही टॉपिक पर होगी मीटिंग। और जैसे अभी सिर्फ 5 मिनट बचा है ये सेशन खत्म होने के लिए। 5 मिनट बचा है जी मित्र जी, 5 मिनट बचा है, इसके बाद इसको दोबारा भी नहीं शुरू किया जाएगा। प्रश्न समझ में नहीं पाया जी। कोई बात नहीं सर, मैं ये प्रश्न जो है मैं इनको लेके कल आपको दे दूंगा, इनसे प्रश्न लेके कल इसका समाधान दे दीजिएगा। अच्छा। मंजेश शर्मा जी आपका प्रश्न जवाब पूछिए। कल के उत्तर में हाँ ले लेंगे जी। जी मेरा एक निवेदन था कि जैसे कि अपन किसी भी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करते हैं या फिर किसी की शिकायत करते हैं, तो अपन एक शपथ पत्र लगाते हैं कि मेरे द्वारा जो शिकायत की वो बिल्कुल असत्य तथ्यों पर है, उनमें कि मतलब असत्य नहीं है और परेशान करने हेतु इंक्वायरी होती है। तो जब बयान देने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जांच अधिकारी या फिर वो जो पब्लिक सर्वेंट रहता है ना, तो वो लोक सेवक वगैरह आके पैर छीते हैं, कुछ थोड़ी सी रिश्वत देने की बात करते हैं, जो भी XYZ होता है। तो कई बार क्या होता है, जो कंप्लेंट करने वाला जो बंदा होता है वो अपने बयान चेंज कर लेता है, और जहां पे चेंज किया वहीं से गड़बड़ शुरू। क्योंकि जैसे ही वो बयान चेंज वहां पे तो वो करवा लेते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये नहीं होगा, ये बच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बयान चेंज किए और वो बयान देके और बाकायदा वो चला जाता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसलिए हमेशा इसमें बचें कि जो अगर आपने शिकायत की है तो उसके पूरे एविडेंस वहां पे दे के ही आए, ऐसा कभी ना करें कि अपनी बात से पलट जाएं। मेरा यही निवेदन था सर। जी मंजेश शर्मा जी, मंजेश शर्मा जी कहें सर। जी सर आवाज आ रही है मंजेश शर्मा जी? आवाज आ रही है सर। जी जी, मैं इसमें निवेदन ये कर रहा था ना, इसी कारण से कि कोई भी शिकायत जब हम करें, हम एक्चुअली आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम चाहते हैं कि समाज में सुधार हो। और समाज का सुधार कैसे होगा? जब हम बैक ना हो अपनी ही शिकायत पर। मान लीजिए
मान लीजिए मेरे घर में घुस के कोई व्यक्ति मेरे घर में मेरे परिवार के लोगों के साथ अत्याचार कर जाता है, बाद में जब वो फंसता है तो कोर्ट जाता है और माफी मांगने लगता है, पैर पकड़ने लगता है, तो क्या हम उसको माफ कर देंगे? मेरी समझ से हरगिज नहीं करेंगे। यही स्थिति है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार करके देश को बर्बाद कर रहा है उसको हम माफ कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपने शिकायत के साथ ही एफिडेविट लगा देते हैं तो दोबारा हम उस शिकायत को ना तो वापस ले सकते हैं और ना ही शिकायत में हेर फेर कर सकते हैं या अपना बयान या कथन बदल सकते हैं। क्योंकि ऐसा यदि हम करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 से 199 तक की धारा के तहत हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकता है। हम जेल जा सकते हैं झूठी शिकायत करने और झूठी कार्रवाई करने के। इस कारण से मैं ये चाह रहा था ना कि ऐसा हरगिज ना करें, आप शपथ पत्र के साथ ही शिकायत करें और सोच समझ के शिकायत करें। यदि एक बार आप शिकायत कर दिए तो आप वापस ना हो और ना ही आपके ऊपर दबाव बना के आपसे शिकायत वापस कराई जा सके। क्योंकि आप शपथ पत्र में जब शिकायत करते हैं तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि मैंने शपथ पत्र पर शिकायत किया है, मैं इसको वापस नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, मैं खुद जेल चला जाऊंगा। इसलिए आप पैर पकड़ के या मेरा रिश्तेदारी निकाल के या किसी तरह से नाता रिश्ता बना के आप मेरे ऊपर दबाव ना डालें, मैं इस शिकायत को वापस नहीं कर सकता। लेकिन इसको बड़े सम्मान पूर्वक करना है। कभी किसी जिसके खिलाफ आप शिकायत करते हैं कभी गाली गलौज मत कीजिए, उसको अपमानित मत करिए, क्योंकि वो निजी हर्ट के रूप में लेता है। किसी दिन समय होगा तो मैं इस संबंध में बताऊंगा कि जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, मेरा निजी अनुभव है ये कि शिकायत जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो तो जेल जाने की तैयारी में है, वो तो बेचारा जेल जाएगा, वो आपकी आरती थोड़ी उतारेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप अपने खिलाफ ना होने दें। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किसी दिन और चर्चा होगी तो इस संबंध में जब समय होगा तो निश्चित बात करेंगे कि वो आपके खिलाफ कुछ ना कर पाए और चाह के भी आपसे निजी दुश्मनी ना कर पाए। वो तरीका मैं अपने सभी मित्रों को बताऊंगा इस संबंध में। और आज का आखिरी प्रश्न शिव कुमार गुप्ता जी मुंबई से कुछ कहना चाह रहे थे। मुंबई से जी गुप्ता जी, आपका प्रश्न था कुछ? शिव कुमार गुप्ता जी मुंबई से। हाँ सर, वो सर जी जो बता रहे हैं ना कि वो मतलब कि जिसके ऊपर का मतलब ये है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो सर उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे सर, या सर से मैं पर्सनल भी कभी सर मतलब बात करूंगा इसके बारे में कि सर कैसे क्या करना है। तो इसलिए सर चलिए मीटिंग को अभी आज समाप्त करते हैं। कल इसका जो भाग 2 है इसमें हम जितनी भी बची हुई जानकारियां हैं सब पर हमको समझ और ज्ञान लेंगे मिश्रा जी से। तो कोई भी मित्र जो अपने सवाल है वो स्पष्ट तौर पे जो नहीं रख पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में कल कृपया अपने सवाल को रख दे। इससे ये होगा कि जिनका आवाज बराबर नहीं होगा उनके प्रश्न को मैं मिश्रा जी के सामने दोहरा दूंगा ताकि आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाए। क्योंकि आप लोगों की असुविधा होने से हम लोगों को भी असुविधा है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों के ज्ञान के बढ़ने से ही सफल होगा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अभी समापन करेंगे, आप जैसा आगे अनुमति दें। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपके साथ बैठ के मेरे को लगता है कि मैं सीनियर व्यक्ति के पास बैठा हूं जिससे मुझे बहुत अच्छी आश्वासन मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।